गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा समाचार है कि इन चाइना वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग इन नाइट क्लब्स, अ सबवे स्टेशन एंड ए स्नो माउंटेन्स पीक। इसका मतलब ये है कि जो चाइना में वेडिंग विवाह हो रहे हैं वो नाइट क्लब में हो रहे हैं, कोई भी स्टेशन पे और पहाड़ों पर हो रहे हैं। तो जानते हैं कि समाचार क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाचार ये है कि जो चीन है उन्होंने मई 2025 में एक नई नीति लागू की थी और उस नीति में उन्होंने कहा था कि जो विवाह करने वाले जोड़े हैं वो सिर्फ अपने निवास स्थान पे शादी नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे ऑल ओवर देश में कहीं भी वो शादी के लिए, पंजीकरण के लिए कोई भी देश चुन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चाइना कहीं भी शादी कर सकता है जहां उसका मन हो। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि ये जो इस नीति का उद्देश्य है वो देश में जो चीन के देश में जो घट रहे विवाह दर हैं उनको पूरा बनाना है। आप लोग जानते हैं कि जो चीन है वहाँ पे जन्म दर, पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन जो विवाह संबंधी घटनाएं वो बहुत कम हो रही हैं, विवाह बहुत कम हो रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा और साथ ही साथ ये कहा कि विवाह करने से जो जनसंख्या और जन्म दर है वो भी बढ़ेगा। तो ये इसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है और विवाह कहीं भी कर सकते हैं आप लोग। इसके साथ ही चीन के आंकड़े क्या बताते हैं। चीन के आंकड़े ये बताते हैं कि ये जो नई नीति चली है, बनाई गई है, उसमें 2025 में विवाहों की जो संख्या थी वो 1.6 मिलियन बढ़ गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.5% की गिरावट आई थी, जो कि रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि जब से उन्होंने ये नीति लागू की है तब से जो विवाह संबंधी हो रहे हैं, मतलब विवाह हो रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। विवाह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोग अपने मन से जहाँ चाहे वहाँ विवाह कर सकते हैं। अब इसका कारण क्या है विवाह करने का? क्योंकि चीन में कम शादियाँ होती हैं। अब दर को उलटना और जन्म दर को बढ़ावा देना, क्योंकि इनका मानना है कि अगर शादी होगी तो बच्चों का जन्म दर होगा वो भी बढ़ेगा। अब विवाह को आसान व आकर्षक बनाने की कोशिश है। आकर्षक इसलिए क्योंकि अगर आप चाहें कि अपने मन से कहीं भी विवाह कर सके, पहाड़ियों पे, माउंटेन्स, हिल स्टेशन, नाइट क्लबों में, तो आप कर सकते हैं और उसको जैसे चाहे वैसे अपने मनपसंद से आकर्षक भी बना सकते हैं। इसके साथ ही फिर भी जो शोधकर्ता यानी कुछ शोधकर्ता जिन्होंने इसकी जांच की है वो चेतावनी दे रहे हैं कि जो बढ़ोतरी है ये स्थायी नहीं है, क्योंकि असल ज़रूरत जो है वो संस्कृति के बजाय शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा जैसी चीज़ों को है। इसका मतलब ये है कि भले ही चीन ने शादी को महत्वपूर्ण माना हो, लेकिन आजकल जितने भी युवा लोग हैं उनके माता पिता, पेरेंट जो हैं, वो शादी को कम बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी शिक्षा, आत्मनिर्भरता को, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए उनके माता पिता और खुद युवा महिलाएं भी पढ़ाई को, शिक्षा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं। इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी होंगी चीन के लिए, क्योंकि शादी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं लोग। तो बड़े पैमाने पे सामाजिक बदलावों को सिर्फ सामाजिक बदलाव को सिर्फ पंजीकरण स्थान बदलने से नहीं रोका जा सकता। और युवा महिलाएं जो हैं और उनके परिवार, जैसे कि हमने आपको बताया, उनकी शिक्षा, करियर और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं, शादी को नहीं, क्योंकि शिक्षा आजकल हर लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। और शादी की दर बढ़ाने को तुरंत जन्म दर बढ़ेगा ये ज़रूरी नहीं है। चीन के लोग सोचते हैं कि शादी करेंगे तो बच्चों की जो जन्म दर होगी ये बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपने शादी किया या कोई भी शादी किया तो तुरंत बच्चों का जन्म दर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ये तो ज़रूरी नहीं, ये तो एक लंबी प्रक्रिया है और एक सामाजिक प्रक्रिया भी है साथ साथ।
तो इसके बाद सरकारों की जो कुछ पहल है इसको लेकर, इस नीति को लेके तो पहल भी कुछ है। कई स्थानों पर शादी पंजीकरण को आकर्षक बनाने के लिए जो सरकार है उसने पर्यटन स्थलों पर विवाह पंजीकरण केंद्र खोले। मतलब कि जितने भी घूमने के पर्यटक स्थल हैं वहाँ पे भी कुछ बूथ वगैरह खोल दिए गए हैं ताकि आप आसानी से शादी के लिए पंजीकरण करवा सकें। और ज़्यादा कागज़ भी अब नहीं चाहिए, आसानी से आप आईडी के प्रूफ की तरह आप पंजीकरण करवा सकते हैं। नाइट क्लब, मेट्रो स्टेशन व संगीत महोत्सव में पंजीकरण बूथ लगाए गए हैं। कितनी आसान बना दी है चीन वालों ने इस शादी को। जहाँ मन हो वहाँ आप शादी करिए, नाइट क्लब हो, मेट्रो स्टेशन हो, हिल माउंटेन्स हो, कहीं भी आप शादी कर सकते हैं पूरे देश में। इसमें कुछ प्रभाव भी आए हैं। लगभग इस वर्ष में पहले 6 महीनों में जो चीन है वो 3.5 मिलियन शादी पंजीकरण हुए हैं और पिछले वर्ष की तुलना में जो कि बढ़े हुए हैं। और इसके बाद जो नई पंजीकरण की नीति लागू, इसमें विभिन्न प्रांतों और शहरों में क्रॉस रीजनल, इसका मतलब है एक क्षेत्र से बाहर विवाहों की संख्या भी बढ़ी है, क्योंकि जहाँ चाहे आप मन वहाँ शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। एक बीजिंग है, नए नियम लागू होने पर 31.9 विवाह ऐसे हैं जहाँ दूल्हा दुल्हन स्थानीय गृह पंजीकरण वाले इलाकों से नहीं थी बल्कि वो अलग स्थान से थे। तो इससे लोगों को शादी करने के मौके कहीं भी मिले हैं तो वो बढ़ोतरी भी हुई है और बहुत सारे रिकॉर्ड भी हुए हैं। अब चीन वालों को जो ये नीति है उससे लाभ क्या होगा? तो पहली बात, शादी आसान और आकर्षक बन जाएगी। दूसरी बात, पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, क्योंकि पर्यटन और जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है वहाँ भी सरकार ने पंजीकरण बूथ खोल दिए हैं। तो इससे क्या होगा, कहीं भी कहीं से भी या फिर जहाँ जहाँ इन्होंने बूथ खोला है पंजीकरण के लिए वहाँ से जोड़े क्या करते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं। तो इससे पर्यटन को भी लाभ होगा। सरकारी प्रक्रिया सरल हुई है। पहले क्या था कि अगर कोई जोड़ा विवाह करना चाहता हो तो अगर एक ही जगह उसको करना है तो नई कुछ कानूनों का पालन करना होता था, बहुत कागजी प्रक्रिया होती थी। लेकिन ये प्रक्रिया अब सरल हो गई, केवल एक आईडी प्रूफ से आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। विवाह दर में सुधार होगा क्योंकि लोग अपने मन से शादी करेंगे जहाँ चाहे वहाँ, तो इससे उनकी शादी करने की जो दर है वो बढ़ गई है। विवाह करने की जो दर है, इससे कुछ हानियाँ भी होंगी। लाभ तो होंगे लेकिन वो अस्थायी है क्योंकि लोग शिक्षा पे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जनसंख्या संकट पर सीमित असर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि विवाह करते ही जन्म दर बढ़ जाए तुरंत, तो ग्रामीण शहरी असमानता हो जाएगी। क्योंकि गांव में अभी ये नियम नहीं लागू हुआ है कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी शादी विवाह कर सकते हैं, तो ये असमानता हो जाएगी। विवाह को पर्यटन उत्पाद बना दिया है क्योंकि पर्यटन पे सरकारी पंजीकरण के लिए बूथ भी खोले जा रहे हैं, तो उसको पर्यटन उत्पाद एक तरह से बना दिया है। तो ये कुछ हानियाँ भी हैं इस नीति को लेके। भविष्य में क्या होगा? वृद्धि तो संभव है लेकिन समाधान नहीं है, क्योंकि आर्थिक बोझ और महंगी जीवन शैली नहीं घटती। जब तक नहीं घटती तब तक ये भविष्य को सुधार नहीं सकती चीन के। और दूसरा क्या, भविष्य में शादी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता दे सकती है जोड़े को या उनके फैमिली को, कुछ टैक्स छूट दे सकती है। और जब उनको बच्चे का जन्म होगा तो हो सकता है बच्चे को केयर के लिए योजनाएं भी ला सकती है। तो ये कुछ फैसिलिटी है जो सरकार की तरफ से मिल सकती है। तो इस नीति के कुछ लाभ, कुछ हानि और चुनौतियां भी हैं जो कि अस्थायी रूप से संभव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।